जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार मैथ मुखिया पर। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी के जो पेपर चल रहे हैं बिल्कुल एनालिसिस करके क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर ये मेरा जो रेलवे ग्रुप डी की आप सीरीज देख रहे होंगे तो 100% यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे। तो आइए देर न करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके कंप्यूटर आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है 4/5 कामा 2/3 का कितना प्रतिशत है। मैं इसको सेट में इसलिए डाला हूँ क्योंकि ये ना जाने कितने शिफ्टों में आया है। हालांकि कई शिफ्ट में पूछा जा रहा है। इसका सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है लगाने का, मैं आपको वो बताऊंगा। तो क्वेश्चन है 4/5 कामा 2/3 का कितना प्रतिशत, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन आपके दिखाई दे रहा होगा। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है 4/5 कामा 2/3 का कितना प्रतिशत है। जब भी इस तरह के प्रश्न आए परसेंटेज में पूछे यानी भिन्न में देकर परसेंटेज में पूछे कितना परसेंट है, तो आपको क्या करना है ध्यान से देखिए। फर्स्ट स्टेप में आप ये पहला वाला जिस तरह लिखे रहिए 4/5, बस इसी को पलट के रखिए, गुणा में करके पलट दीजिए। तो 3 को पलट देंगे तो 3 चला जाएगा ऊपर, ही आ जाएगा 2। ये इसका कितना परसेंट है निकल जाएगा। किसी चीज को प्रतिशत में चेंज करने के लिए आप बताइए क्या करते हैं, तो 100 से गुणा करते हैं। यहाँ से आप 100 से गुणा कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। देखिए 5 दूना के 10 से 1 जीरो काट दीजिए यानी 10 से कट गया। 4 का 3 में गुणा करिए, 4 3 12 दाम में 120 यानी 120% है। 4/5 2/3 का 120% है। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहे हैं आपसे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 720 रुपए की कमाई में से पंकज 65% खर्च कर देता है तो कितना बचाता है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं। वीडियो आप पॉज करके पहले आप खुद सॉल्व कीजिए। तो 720 रुपया कमाता है, 65% खर्च कर देता है, तो कह रहा है कि कोई चीज कितना बचाता है, पैसा बताइए। तो आप खुद बताइए। 720 रुपया कमा रहा है तो इसी में से ना बचाएगा। अगर 65% खर्च कर दिया तो कोई भी जितना कमाता है अपने आप में 100% कमाता है। अगर 65% खर्च कर दिया तो आप बताइए सेविंग कितना करता होगा यानी बचत। तो कहेंगे सर 35%। तो अपने कमाई का 35% बताएगा बचाएगा। 35% यहाँ से हटाएंगे, नीचे 100 लगा देंगे। कैलकुलेशन कर दीजिए कितना बचाता है, आपका आंसर आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, 5 से काटिए, 5 7 35, 5 से काटिए 5 दूना के 10। देखिए 2 है, 2 से इसको काट देंगे 36 बार में, और 36 सते आप ऑप्शन में देख लीजिए। अगर 7 का 6 में गुणा करते हैं तो 7 6 42, इकाई अंक 2 आना चाहिए। इकाई अंक 2, तो इकाई अंक 2 देखिएगा तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में 252। तो आपको पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो 252 है यही आपका आंसर होगा 252, क्योंकि 37 7 252। तो आपको पेपर में स्मार्ट अप्रोच ये भी देखना है कि अगर आप इकाई अंक से या डिजिटल सम से आंसर आ जाते हैं तो पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे देखिए काटने के बाद 7 का 6 में गुणा किया, 7 6 42 यानी इकाई अंक 2 आ रहा है। और ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सिर्फ ए में ही, ऑप्शन ए में 2 से स्टार्ट है इकाई अंक। तो ये भी ऑप्शन, ये भी अप्रोच पेपर में लगाने का बेस्ट तरीका होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट यानी अगला प्रश्न। मेरा उद्देश्य रहता है कि छोटा सा वीडियो में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको समझा दिया जाए, इसीलिए फालतू बातें नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि x की वार्षिक आय y की वार्षिक आय से 20% अधिक है तो y की आय x की आय से 20% कम है तो p का मान ज्ञात कीजिए। यह भी ना जाने कितना बार पूछा है, कई बेस्ट तरीका बताता हूँ। इसका बेस्ट अप्रोच ये है कि अगर 20% अधिक दिया है आपसे, इसको ए बी रूल से भी लगाते हैं। जब भी 20% अधिक देगा तो आपसे कम पूछेगा, और कम देगा तो अधिक पूछेगा। इसी पर ना जाने कितना क्वेश्चन पूछा। केक की रेडी है, आपने खपत 20% बढ़ा देती है तो बताइए कितना कम करे ताकि खर्चा पे कोई परिवर्तन ना पड़े। तो इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अप्रोच बढ़िया बताऊंगा। अगर 20% अधिक है तो आपसे कम ही वाला पूछेगा। देखिए वही है, पहले अधिक दिया था तो कम ही पूछेगा। कैसे बनाएंगे, एक लाइन में क्वेश्चन ध्यान से समझिए। इसका फ्रैक्शन वैल्यू बोलिएगा तो कहेंगे सर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, यदि बट्टा में लिखेंगे तो आएगा 1/20। ध्यान से समझिए। इसको काटेंगे 20% को लिखेंगे 20%, हटाएंगे 100। इसको काटेंगे तो बट्टा में यानी सही बट्टा में होगा 1/5, यानी कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/5। अब देखिए अगला स्टेप क्या करना है, ऊपर जितना आएगा उतना लिखना है, गुणे में 100 लिख देना है। अगर अधिक रहेगा,
अगर परसेंटेज जो दिया रहेगा उसके जस्ट बल अधिक रहेगा तो 5 में एक जोड़ दीजिएगा 6, अगर कम ही रहता तो 5 में से कम कर देते 4। तो यही स्टेप करना, आपका आंसर आ जाएगा। 20% अधिक था, 20% का फ्रैक्शन और 1/5, ऊपर जितना रहेगा उतना लिखिएगा, गुणे में 100, अधिक दिया था तो इसीलिए 5 में जोड़ दिए 6, इसी का काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 से काट दीजिए तो 50/1 हो जाएगा 3, और 3 का जब 50 में भाग देंगे तो 16 सही 2/3 होता है मान 16 सही 2/3% कमी होगा, जो कि आपके प्रश्न का सॉरी उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अभी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी वस्तु को मूल्य में क्रमागत रूप से 15% और 10% की वृद्धि होती है तो उस वस्तु की एकल मूल्य वृद्धि के समतुल्य प्रतिशत बताइए। यानी कि 10% और 15% दो को बढ़ा देता है तो एकल वृद्धि बताइए कितना होता है। इसको ए बी रूल से लगाइए, अनुपात मान के लगाइए, ए गुणे बी से लगाइए, कई तरीके हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है वो बताता हूँ। कब कौन सा डाटा लगाना चाहिए ये भी आपको पता है। जब डाटा उठपटांग हो, जैसे न कटे तो अनुपात वाला आप लगा सकते हैं, ऐसे कई तरीके हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका ये लगाइए, ए प्लस बी प्लस ए गुणे बी बटे के 100। आप इस पे रख देंगे, आंसर आ जाएगा। दोनों वृद्धि है तो प्लस में मान लेंगे। 15 + 10 है, 10, ये इधर प्लस ये भी प्लस हो जाएगा। 15 × 10 बटे का 100 हो जाएगा। सेम मैंने इसी पे रख दिया है वैल्यू काट कर। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, ये प्लस तो प्लस है, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 10 इसमें भाग देंगे तो 1.5 हो जाएगा। जैसे जोड़ेंगे 25 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26.5, यानी कि दोनों का, यानी कि 10% और 15% के दोनों का वृद्धि का एकल अगर आप वृद्धि निकालिएगा तो 26.5% के बराबर होगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के भी प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप में बन रहा है। मैं आप मैथ का प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जो भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ ईमानदारी से प्रैक्टिस करके क्वेश्चन को बना कर जाइए, 100% पेपर में आपके क्वेश्चन ये फंस जाएंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रति किलोग्राम टमाटर के मूल्य में 300% की वृद्धि होती है तो एक गृहिणी टमाटर का उपभोग 70% कम कर देती है। इस प्रकार टमाटर पर उसका व्यय कितने प्रतिशत बढ़ा या घटा। पहले 300% वृद्धि होता है, फिर 70% घटा देती है, तो ओवरऑल पूछ रहा है कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुआ। इस तरह के प्रश्न जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछे तो आप ए बी वाला रूल लगाइए, बिल्कुल आपका आंसर आ जाता है। जैसे पहले वृद्धि हुआ है तो लिखिए 300 की वृद्धि हुआ है, फिर माइनस, क्यों, क्योंकि ये देखिए इसके आगे कोई अंक चिन्ह नहीं छुपा है तो इसका मतलब कि प्लस में है। फिर क्वेश्चन अगला स्टेप में कर रहा है 70% कम कर देते, इसलिए -70। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस होता है, प्लस माइनस फिर यहाँ पे माइनस हो जाता है, और 300 × 70 बटे का 100। ये अभी पिछले फार्मूला लिखे थे ना a + b, उसी वाले पे लग रहा है, कोई अलग नहीं है। तो इसी पे आप डायरेक्ट हमने रख कर इसी पे लगा दे रहे हैं, बाकी सेम आंसर। 100 में से 70 घटाएंगे 230 हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस, डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, 3 7 21 210। आप खुद बताइए 230 में से 210 घटाएंगे तो कितना कहेंगे सर 20%। ये अगर प्लस में है तो 20% की वृद्धि होगी। ऑप्शन देख लीजिए, जिस ऑप्शन में रहेगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन बी में दिया है कि 20% बढ़ा है, तो 20% क्या होगा उसका जो भी है, मतलब उसका व्यय 20% बढ़ा है। तो यही क्वेश्चन का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पहली 9 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। पहली 9 विषम संख्याओं का औसत जितना का कहता है वही हो जाता है उसका आंसर। जैसे क्वेश्चन कह रहा है पहली 9 विषम संख्या का औसत क्या होगा, जैसे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसका आंसर हो जाएगा 9। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं लेता हूँ, आप समझिए, मैं कहता हूँ कि पहली 4 विषम संख्याओं का औसत बताइए, तो पहली 4 विषम संख्या का औसत 4 ही होगा। कैसे, आइए प्रूव कर लेते हैं। मैं पहली 4 विषम संख्या लेता हूँ, 1 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, 7 विषम संख्या है, 1 3 5 7। अगर मैंने कहा पहली 4 विषम संख्या का औसत, तो पहली 4 संख्या देखिए 1 3 5 7, 1 से लेके 7 तक अगर हम लिखते हैं गिनती तो उसमें 4 को विषम संख्या पड़ेगी, तो पहली 4 विषम संख्या का औसत
तो सभी को जोड़ लीजिए, 7 5 12 3 15 1 16, योग आ जा रहा है 16। औसत इसी तरह तो निकालते हैं, संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या, कितनी संख्या 1 2 3 4, तो 4 से भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4। तो देख लीजिए पहली 4, 1 2 3 4, पहली ये 4 संख्या थी कि नहीं। अब पहली 4 विषम संख्या का औसत जितना बोलता है वही आंसर हो जाता है, तो पहली 4 संख्या का औसत भी निकालेंगे तो 4, तो वही आंसर हो जाता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ध्यान से देखिए, पहली 9 विषम संख्याओं का औसत बताइए, तो आप बताइए कितना होगा। पहली 9 विषम संख्या का औसत 9 ही होता है। अगर ये आपसे ये पूछता कि पहली 9 सम संख्या का औसत, तो जितना कहता है एक बढ़ा देते हैं। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे मैं की पॉइंट बता देता हूं। अगर विषम में कहेगा तो विषम में कहेगा तो वही जितनी संख्या का औसत कहेगा वही आंसर। लेकिन अगर सम संख्या में कहेगा कि प्रथम 9 सम संख्या का औसत बताइए, तो इसका भी आंसर यन होता है, लेकिन प्लस 1 जोड़ दीजिएगा। ये सम वाला का नियम होता है और ये विषम वाला का नियम होता है। ये दोनों पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो ये आपकी पॉइंट याद रखिएगा। पहली 9 का इतना, विषम रहेगा तो सेम आंसर, और सम रहेगा तो एक बढ़ाकर आंसर दे दीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर मध्य क्या है। समांतर मध्य का है, मध्य का है, औसत का है, ये सब एक के जानवर का नाम है, तो कंफ्यूजन नहीं करना, सब वही है। तो इसका आंसर आप खुद कमेंट में बताइएगा कितना आंसर है। मैंने आपको की पॉइंट बता दिया कि मध्य औसत सब एक ही, औसत सब एक ही चीज होता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ऑप्शन है 19 20 22 17, आपको जवाब देना है कि इसका आंसर कितना आएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 30 है, तदनुसार यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। याद रखिएगा, जितना संख्याओं का औसत होता है, अगर प्रत्येक संख्या में मैं 5 जोड़ू 10 जोड़ू तो औसत में भी उतना ही जुड़ता है। अगर प्रत्येक संख्या में मैं 2 से गुणा करूंगा तो औसत में भी 2 से गुणा कर देंगे तो सबके बराबर हो जाएगा। ये नियम लगता है औसत के अंदर। अगर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 30 है, ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ देंगे तो नया औसत क्या होगा। तो प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने से अच्छा है कि आप औसत में ही 5 जोड़ दीजिए, नया औसत क्या होगा, आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाता है। तो ये सब क्वेश्चन मौखिक लगाने वाले हैं। अगर सभी का औसत 30 था, अगर सब में 5 जोड़ दे रहा तो सिर्फ आप औसत में 5 जोड़ दीजिए, जो नया औसत बनेगा वो बनेगा 35, जो कि प्रश्न का उत्तर होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कल को कहे थे कि 15 संख्याएं हैं, इनका औसत 20 है, अगर प्रत्येक संख्या में हम 2 से गुणा करेंगे तो नया औसत क्या होगा। तो जो औसत दिया रहेगा उसी में आप 2 से गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। भाग कहेगा, गुणा कहेगा, जोड़ने के लिए कहेगा, माइनस करने के लिए जितना कहेगा, आप औसत में से उतना ही माइनस जोड़ घटाना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी है तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। यह भी औसत सही क्वेश्चन है, लेकिन आसान है। कैसे बनाते हैं आइए देख लेते हैं। हम यहाँ पे ए बी सी 3 संख्या मान लेते हैं, और तीनों संख्या में कह रहा है कि ये जो दूसरी संख्या है पहली संख्या की दोगुनी है। दूसरी संख्या पहली की दोगुनी, ये दूसरी संख्या पहली की दोगुनी है, तो हम मान लेते हैं कि ये अगर 3 है तो इसका डबल यानी कि इसका 2 गुना ये 6 होगा। ध्यान से समझिए, दूसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी है और यही दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। 3 गुनी है तो यानी कि इसमें 3 से भाग करेंगे तो आएगा 2, यानी कि ये कहीं ना कहीं सी 2 होना चाहिए। तभी तो देखिए इसका 3 गुना है, क्योंकि अक्सर बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे सेट करें। अगर आप अनुपात बना लेते हैं तो क्वेश्चन में कुछ ये नहीं है। पहली संख्या का दूसरी संख्या दोगुनी है, लेकिन दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है, तो बस बन गया क्वेश्चन। और क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों का औसत 44 है। अगर औसत 44 देगा तो हम तीनों का योग निकालते हैं। योग कैसे निकलता है, ध्यान से देखिए। हम जानते हैं कि संख्या जितना है, संख्या गुणे औसत संख्या गुणे औसत जब हम गुणा करते हैं तो इनका योग निकल जाता है। औसत के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो इसको पढ़ना पड़ता है।
क्योंकि इसी बेस से औसत के सारे प्रश्न हल होते हैं। तो बताइए 1 2 3 टोटल तो 3 ही संख्याएं थी, तो संख्या की जगह 3 रखेंगे और तीनों का औसत दिया था 44, तो अब 44 रख दीजिए। गुणा करेंगे 3 चौके 12 को 2, 3 चौके 12 एक 13, यानी तीनों संख्याओं का योग जोड़िएगा, यानी तीनों संख्याओं का योग तो 132 के बराबर आना चाहिए। बस क्वेश्चन कर रहा है तो बताइए पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर कितना है। अब बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया, इनको जोड़ लीजिए। 3 6 9 2 11, हमारे हिसाब से सभी को जोड़ रहे हैं तो 11 योग बन रहा है, वो कराना ही 132 है, तो 11 से काट देंगे, 1 का मान आ जाएगा 12, यानी अनुपात में 1 का मान 12 है। तो कह रहा है पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर बताइए, तो पहली और तीसरी संख्या अंतर भी 1 आ रहा है, 1 में जैसे 1 का मान ही 12 है तो 12 गुणा कर देंगे तो आंसर भी आ जाएगा 12, यानी 1 का अंतर 12, तो 1 का मान ही 12 आया तो आंसर भी 12 आ जाएगा। आंसर चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने धीरे धीरे इसलिए बताया ये सब लिखकर ताकि आप बड़े से रिवाइज कर पाएं, ये सब चीजें समझ पाएं। हालांकि इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमने डायरेक्टली आपको औसत से आपको योग निकाल देना है, बाकी अनुपात को जोड़ के उसके बराबर रख के काट दीजिए, जो 1 का मान आएगा वही पूछेगा, उसमें गुणा कर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक व्यक्ति 30 मिनट में 2000 मीटर, 40 मिनट में 1500 मीटर तथा 10 मिनट में 500 मीटर चलता है, तदनुसार उसकी कुल यात्रा के औसत कितने मीटर प्रति मिनट होगा। कई दूरियां दिया है, अलग अलग समय से तय करते हैं, कुल औसत चाल पूछा है, इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आइए बेस्ट तरीका क्या है, औसत चाल जब भी आपसे पूछेगा या औसत समय पूछे, ध्यान से देखिए कैसे निकालते हैं। औसत चाल पूछे, औसत समय पूछे, अब आसान से इसका नियम होता है कि कुल दूरी जितना गया है, यानी कि कुल दूरी अपन कुल लगा समय, यहाँ पे लिखिए कुल लगा समय। अगर इसी पे ये बन जाते हैं और इसमें कुछ अलग करने की जरूरत नहीं होती। कुल दूरी का मतलब जितना दूरी तय किया टोटल जोड़ के लिखिए, तो पहले 2000 गया है, फिर 1500, फिर 500, यानी टोटल दूरी देखिएगा तो 4000 मीटर हो जाएगा। कहेंगे हाँ सर 4000 मीटर। टोटल समय जोड़ लीजिएगा, पहले 30 मिनट लगाए फिर 40 मिनट, तो 30 40 70 मिनट और 10 मिनट और लगा, यानी टोटल 80 मिनट। तो 80 मिनट से भाग कर दीजिए, ये सब मीटर ये मिनट में, तो आंसर भी मिनट में आएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए, 8 से काटिए, 8 5 40, 1 0 बचा है, यानी कि 50 मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा 50 प्रति मिनट, यानी ऑप्शन नंबर देखिएगा तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस तरह के भी प्रश्न आएगा तो पेपर में आप बना सकते हैं। फार्मूला क्या है, कुल दूरी बटे कुल लगा समय, जितना दूरी है जोड़कर जितना समय लगा जोड़कर भाग देंगे, आपका आंसर निकल के चला आएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कण एक बिंदु P से Q तक 60 किलोमीटर प्रति औसत की गति से जाता है और P बिंदु तक वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटे को वापस आता है, तब इस पूरी यात्रा में कण की औसत गति क्या होगी। यह भी क्वेश्चन औसत से खूब पूछा जाता है, इसका बेसिक समझिए। पहले कोई बंदा है P से Q तक जो जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है और इधर से जा रहा है, उधर रिटर्न जब मारता है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि पहले गया, दूरी फिक्स रहती है, यहाँ से यहाँ तक गया फिर वहां से वापस आया, दोनों में चाल अलग अलग है। तो इस कंडीशन में ज्यादातर आपसे पूछा जाता है औसत चाल। तो औसत चाल अब आप जानते निकालना तो ठीक है, नहीं तो देखिए कैसे निकालते हैं औसत चाल। यह भी न जाने कितना बार ग्रुप डी पूछा है, तो आगे जिनका भी शिफ्ट में पेपर होने वाला है इस क्वेश्चन को बना कर जाए। तो औसत चाल दे तो औसत चाल का फार्मूला था 2a का मतलब a इंटू बी बटे का a प्लस बी। अब ए बी क्या है, a मतलब पहली चाल, b मतलब दूसरी चाल है, बस रख दीजिए, यहाँ पे 2 रखिए। ये फार्मूला से a का मतलब पहली चाल 60 है, b दूसरी चाल 40 है, दोनों का क्योंकि एक बार जा रहा है एक बार आ रहा है तो चाल विपरीत हो गया, तो विपरीत में चाल जुड़ जाते हैं, इन दोनों का जोड़ लीजिएगा 60 40 हो जाएगा 100, 00 से 00 काट दीजिए
2 छके 12, 12 चौके 48, यानी औसत चाल देखिएगा तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपसे कभी औसत चाल पूछे आप इस तरह से लगाएं, आपका आंसर बिल्कुल आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ए से बी तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और बी से ए वापस 3 किलोमीटर प्रति घंटा गति से वापस आ जाता है। तदनुसार उसकी औसत गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? इसका जवाब आप खुद कमेंट में दीजिए। सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन आप कमेंट में जरूर बताइएगा। नियम वही लगेगा, 2 गुणे ए गुणे बी अपन ए प्लस बी, इसी पे रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन जैसा है इसीलिए मैं नहीं करा रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसी फार्मूला पर लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 39 छात्रों की एक कक्षा में 15 वर्ष है, यानी 39 छात्र हैं, उनकी कक्षा की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु को जोड़ दिया जाए तो औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। तो अध्यापक की आयु क्या ज्ञात कीजिए। अध्यापक का आयु वाले प्रश्न रेलवे ग्रुप डी का फेवरेट हो गया है 2025 में, क्योंकि हर एक सीटों में एक क्वेश्चन आ ही जा रहा है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए, क्योंकि पेपर में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। तो सबसे पहले देखना है कि जब 39 छात्र थे तो उनका औसत आयु कितना था। तो क्वेश्चन में दिया है सर 39 छात्रों की कक्षा की औसत आयु 15 वर्ष है, तो 15 वर्ष लिख लीजिए। इससे डायरेक्ट कितना साल का टीचर है या शिक्षिका है, डायरेक्ट उनकी औसत आयु निकल जाती है, उम्र कितना है। तो 39 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, कहेंगे हाँ सर। अब बताइए 39 छात्र थे, जब टीचर को शामिल कर दिया गया तो टोटल संख्या कितना होगी। तो कहेंगे सर संख्या हो गई 40। ध्यान से स्टेप बाय समझिए। 39 छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष था। जब 39 छात्र थे, टीचर की आयु शामिल कर दिया गया तो संख्या हो गया 40। औसत आयु 3 महीना बढ़ जाता है, साल में नहीं दिया, औसत आयु 3 महीना बढ़ जाता है। तो यहाँ पे 3 से गुणा कर दीजिए, 3 महीना। ये बोलिए साल है, ये महीना है, तो महीना में साल को बदलने के लिए 12 से भाग कर दीजिए, ताकि 12 से भाग करें कि 3 महीना साल में बदल जाए। काट दीजिए, 3 से काटेंगे 3 चौके 12, 4 से काटेंगे 4 दाम 40। अब 15 में 10 जोड़ देंगे तो 15 10 25, यानी पूछ रहा है कि अध्यापक की आयु क्या है, तो 25 वर्ष क्वेश्चन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब 25 वर्ष के टीचर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया फिर से समझिए। शुरुआती में 39 लोगों का औसत आयु 15 वर्ष था, हमेशा प्लस करना है। टीचर की आयु जोड़ दिया गया तो संख्या हो गई 40। जैसे संख्या हो गई 40 तो अब ध्यान देखिए 40 टीचर की आयु जोड़ दिया जाएगा तो संख्या हो गई 40 और प्लस 3 महीना उनकी आयु बढ़ जाती है, तो यहाँ पे लिख दिए 3, साल में बदलने के लिए 12, कैलकुलेशन कर दिए 25 वर्ष, आपका आंसर आ गया। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी कक्षा के 14 छात्रों का औसत वजन 20 किलोग्राम है। यदि कोई छात्र कक्षा छोड़ देता है तो कक्षा का औसत वजन 2 किलोग्राम कम हो जाता है, तो कक्षा छोड़ने वाले छात्र का वजन ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आप बना लीजिए। तो पहले देखिए 14 छात्रों का औसत वजन बोलिए, कहेंगे सर 20 किग्रा, लिखिए 20 किग्रा, हमेशा प्लस करना है। शुरू में बच्चों का औसत वजन कितना है लिख लेना है, 20 केजी है। अगला स्टेप क्या कह रहा है, कह रहे यदि कोई छात्र कक्षा छोड़ देता है, तो 14 छात्र थे, एगो लड़का कक्षा छोड़ दिया, यानी क्लास छोड़ दिया, तो 14 में से एगो कम हो गया, संख्या कितना हो गया 13। अब बोलिए औसत कितना बढ़ता है या घटता है, उसको गुणा में रखते हैं। तो कह रहे औसत वजन 2 किग्रा कम हो गया, तो 2 से गुणा कर दीजिए। 13 दूना के 26 और 26 में 20 जोड़ेगा 46 केजी, यानी कि जो लड़का था जो क्लास छोड़ के गया है वो 46 केजी का रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस तरह के प्रश्न आप एक लाइन में लगाना सीख चुके हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है टिंकू, पिंकू और रीनू की औसत आयु 36 वर्ष थी, पिंकू और रीनू की औसत आयु 25 वर्ष थी, तो टिंकू की आयु ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है लेकिन पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए टी फॉर टिंकू को मैं दर्शा देता हूँ प्लस,
पी फॉर पिंकू को पिंकू प्लस आर फॉर रीनू है। इनकी औसत आयु, तीनों की औसत आयु देखिए 36 वर्ष। तो 36 वर्ष तक इनके आयु का योग निकालिए। ये 3 लोग हैं तो 3 से गुणा इनका औसत कितना है, तो क्वेश्चन लिखा है 36, तो 36 से गुणा कर देंगे। 36 नहीं 108 होता है, यानी कि तीनों लोग का उम्र जोड़ेंगे तो 108 वर्ष होगा। ये नियम है। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है पिंकू और रीनू की औसत आयु, यानी पिंकू और प्लस ये रीनू, ये 2 लोग हैं तो यहाँ पे 2 से गुणा। इनकी औसत आयु देखिए दिया है 25 वर्ष तो यहाँ 25 से गुणा कर देंगे। 25 दूना 50, 50 वर्ष हो गया। तो कह रहा है कि टिंकू की आयु बताइए कितना है। आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल बना सकते हैं। तीनों की आयु जोड़े तो 108 वर्ष हो गया। टिंकू और रिंकू का आयु जोड़े तो 50 वर्ष। टिंकू का पूछा है 108 में से 50 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 58 वर्ष। ये 58 वर्ष हो जाएगा। 58 वर्ष का टिंकू रहा होगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कर रहा है 24 लड़के तथा उनके एक शिक्षक, यानी टोटल हो गए 25 लोग। 24 लड़के तथा उनके शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को हटा दिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाता है, तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। आप बताइए 24 लड़के हैं प्लस उनके एक शिक्षक, यानी टोटल 25 लोग। इनका औसत आयु कितना है, 15 वर्ष। तो लिख लीजिए 15 वर्ष है, ठीक है। 24 लड़के हैं प्लस उनके एक शिक्षक, यानी टोटल 25 लोग हैं। अब कह रहा है शिक्षक की आयु हटा दिया जाए, तो आप सोचिए 25 लोग थे टोटल, अब एगो लोग हट गए तो संख्या हो गई 24, 24 हो गया। अब औसत में कितना कमी वृद्धि हुआ है गुणा में करके रख देते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाता है, तो 1 से गुणा कर दीजिए। अब 24 से कम 24 में 25 जोड़ेगा 39 वर्ष के टीचर रहे होंगे। टीचर की औसत आयु पूछेगा तो डायरेक्ट टीचर की यहाँ से औसत आयु ही निकल जाती है। तो टीचर की औसत आयु सॉरी टीचर की जो औसत आयु होगी 39 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसी पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न शिफ्टों में आ रहे हैं रेलवे ग्रुप के। मैं इसको मिटा देता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 14 छात्रों, अब बताइए 14 छात्र उनकी एक शिक्षिका, तो टोटल कितने लोग हो गए, 15 लोग हो गए, ठीक है। उनकी औसत आयु 15 वर्ष है, यानी टोटल 15 लोगों की औसत आयु 15 वर्ष है। प्लस अब कह रहे यदि शिक्षक की आयु को हटा दिया जाए, यानी कि 14 लोग थे एक शिक्षक, अब शिक्षक की आयु हटा दिया तो संख्या हो गया 14। अब औसत में कितना कमी वृद्धि है, क्वेश्चन देखिए तो लिखा है औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाता है, तो 1 से गुणा कर देंगे। 14 कम 14 में 15 जोड़ेंगे 29 वर्ष की शिक्षिका रही होंगी। ऑप्शन पूछा है शिक्षिका की आयु बताइए, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 29 वर्ष रही होंगी। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई कोई राशि 2 वर्ष के बाद 720 रुपए और 7 वर्षों के बाद 1020 रुपए हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का। आप ध्यान से देखिए कैसे लगाते हैं। कोई धन है 2 वर्षों में हो जाता है 720 रुपए और 7 वर्षों में हो जाता है 1020 रुपए। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आपसे मूलधन पूछा है, ऑप्शन भी दे दिए, कौन सा क्वेश्चन होगा ये बताते हैं। यहाँ अंतर देख लीजिए, वर्ष का कितना अंतर, इधर धन का अंतर देख लीजिए कितने का अंतर है। तो इधर अंतर करेंगे तो 5 साल, इधर अंतर करेंगे तो 1020 में से 720 घटाएंगे, 20 से 20 कैंसर 300, यानी 300 हो जाएगा। यानी 5 साल में 300 रुपया ब्याज बढ़ा है। इधर नियम होता है कि इधर समय को हम दर्शाते हैं, समय लिखते हैं, इधर मिश्र धन लिखते हैं हम लोग, मिश्र धन। तो इधर समय 2 साल में 720 रुपए यानी मिश्र धन हो जाता है, 7 साल में इतना हो जाता है। तो हमने अंतर किया तो 5 साल में 300 रुपया ब्याज बढ़ गया। तो 1 साल में कितना ब्याज बढ़ा, तो 1 से गुणा कर, 5 एकम 5, 5 छके 30, यानी हमने देखा कि 1 साल में सर 60 रुपया ब्याज जुड़ा है। यानी मिश्र धन, आपको पता है मूलधन प्लस ब्याज दोनों को मिलाकर मिश्र धन बनता है।
एक साल में अगर 60 रुपया ब्याज जुड़ा होगा तो बताइए 2 साल में इसमें कितना ब्याज जुड़ा होगा। तो कहेंगे एक साल में 60 रुपया ब्याज, तो 2 साल में 120 रुपया ब्याज। जैसे इसमें से 120 घटाइएगा 600 रुपया बचेगा, वही आपका मूलधन होगा, यानी 600 रुपया आपका मूलधन रहेगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको डाउट है कि क्या ये दूसरे वाले पर निकालते तो नहीं आता, तो बिल्कुल आता, क्योंकि मूलधन आपका सेम था। तो 7 साल में एक साल का 60 रुपये तो 600 थे, 42 420 रुपये इसमें घटाएंगे तो आपका 600 रुपया आ जाएगा। तो दोनों में से किसी पर भी आप निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कह रहा है आपसे, इसको हटा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित राशि 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 16,500 रुपये हो जाती है तो राशि ज्ञात कीजिए। यानी आपसे मिश्रधन दे दिया है और मूलधन पूछा है कितना होगा। मूलधन अपने आप में 100% होता है। कैसे एक लाइन में आंसर निकालते हैं आइए आपको बताते हैं। यह आपको मिश्रधन दे दिया है, ध्यान से देखिएगा। जो मिश्रधन है वो आपको दे दिया है कितना, 16,500 दे दिया है। कह रहा है कि 5% की रेट है, 2 साल में इतना हो जाता है तो मूलधन बताइए। यहाँ पे देखिए दर दे दिया है 5%, समय दे दिया है 2 वर्ष। 5 का अच्छा 1 साल में 5% दर ब्याज कमा रहा है तो 2 साल में कितना कमाएगा, 5 गुना के 10%। यानी हमसे ब्याज पूछता तो इतना मूलधन आता तो उतना निकाल देते, लेकिन आपसे मूलधन पूछा है, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। 1 साल में 5% ब्याज कमा रहा है, 2 साल में 5 गुना के 10% ब्याज कमाएगा। मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो 100% इसमें 10 में और ही जोड़ देंगे तो हो जाएगा 110%। यानी 100% मूलधन और 10% ब्याज, यह भी एक तरफ से क्या मिश्रधन हो गया। हमारे हिसाब से 110% मिश्रधन है। ये बता रहा है मिश्रधन दिया है 16,500। इसका परसेंटेज आप हटाएंगे इधर से तो गुणे में इधर 100 लग जाता है, डायरेक्ट यहाँ से आपसे मूलधन ही निकल जाता है। 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 11 से काटेंगे 11 कम 11, 5 11 5 55, 1 2 3 3 जीरो उतार लीजिए, यानी आपका मूलधन आ गया कितना, तो सॉरी मूलधन आपका आ गया 15,000। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, जितना दर समय देगा गुणा कर दीजिएगा, 5 गुना के 10, 2 साल में 10% ब्याज कमाएगा। क्या क्वेश्चन में ब्याज निकलवाना चाह रहा है, नहीं, क्वेश्चन में आपसे मिश्रधन दिया है। मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो जितना गुणा करने के बाद आएगा उसमें 100 अपने मन से जोड़ देते हैं तो मिश्रधन हो जाता है। हमारे हिसाब से मिश्रधन 110%, वो बता रहा है 16,500, इसके बराबर में रख के काट देंगे तो आपका मूलधन निकल के चला आता है। तो मूलधन कितना, 15,000। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है यदि ब्याज प्रति वर्ष 12% साधारण ब्याज की दर से अर्जित होता है तो 16,250 रुपये पर 3 वर्षों के लिए ब्याज कितना होगा। आपसे ब्याज पूछा है, यानी मूलधन दे दिया है 16,250 रुपया। आप बताइए साधारण ब्याज में कोई 1 साल का 12% ब्याज कमा रहा है तो 3 साल में कितना कमाएगा। कहेंगे 12 3 36, 12 रेट है, 3 साल समय, तो 12 का 3 में गुणा कर दीजिए, 12 3 36%, यानी मूलधन का वो 36% ब्याज कमाएगा। ये परसेंटेज हटाते हैं, नीचे 100 लगा देते हैं, कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कि कितना ब्याज कमाएगा। आइए कैलकुलेशन कर देते हैं। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 5 से काटिए 5 गुना के 10, 5 से काटेंगे 5 3 15, 1 बचा 5 गुना के 10, 5 25 25, दूसरे इसको काट देंगे 18 बार में, 18 का 325 में गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। 8 1 9, 9 का किसी भी संख्या के साथ गुणा करते हैं तो अंकों का योग 9 बना लेता है। तो पहले आइए इससे चेक कर लेते हैं कि कितने आंसर नहीं आ सकते हैं। ऑप्शन ए देखेंगे तो 5 2 7 1
5 2 7 1 8, ऑप्शन नंबर ए के अंकों का योग जोड़िएगा तो 5 2 7 1 8 8 आ रहा है, लेकिन अंकों का योग 9 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। बी वाला देखेंगे तो 5 5 10 18, बी वाला बन सकता है। सी वाला 5 2 7 नहीं बनेगा, 5 4 9 2 7 ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी बी वाला में देखिए जिसके अंकों का योग 9 बन रहा है, क्योंकि डिजिटल सम के अंदर ये नियम कहता है कि वो कोई भी संख्या हो, ध्यान से देखिए, कोई भी संख्या हो अगर उसमें आप 9 से गुणा करते हैं तो जो संख्या यानी जो रिजल्ट आएगा इनके अंकों का योग जब जोड़िएगा तो 9 ही बनता है। तो हमने यहाँ पे जोड़ा 6 3 9 या 8 1 9, 9 का किसी भी संख्या के साथ गुणा करते हैं तो उनके अंकों का योग 9 बना लेता है। तो हम आंसर चेक करते हैं, आप चाहे तो इनका गुणा भी करके देखिएगा 58 ही आएगा, क्योंकि 58 के अंकों का योग 9 बन रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है आपसे। क्वेश्चन कर रहा है यदि 2400 रुपए को ए और बी के बीच 7:5 के अनुपात में वितरित किया जाता है तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आप बना सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कह रहा है 2400 रुपए की राशि है, दो लोगों के बीच में बांटा गया है। एक का नाम ए है, एक का बी है, इनका अनुपात दिया है 7:5, बी का हिस्सा पूछा है। जो राशि है इन्हीं के अनुपात में बांटना है, तो अनुपात देखेंगे, अनुपात का योग बोलिए 7 5 कहेंगे सर 12, इधर दोनों का मिला कर 2400 है। 12 से काटेंगे, 12 दूना के 24 यानी एक का मान आ जाएगा 200। जब एक का मान 200 आएगा तो बी का हिस्सा पूछा, इसी का लाकर 200 का गुणा कर दीजिए बी वाले में, तो 2 5 10 यानी 1000 रुपए बी को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरा टारगेट है कि आप रेलवे ग्रुप डी का देने जाएंगे, मैं तो रेलवे ग्रुप डी लायक ही मैथ मैं करा रहा हूँ। बाकी आपका पेपर होगा तो ऐसा ही प्रश्न आ रहे हैं, बाकी घबराने की कोई बात नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक पाइप एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। एक भर रहा है एक खाली कर रहा है, टोटल कितना समय लगेगा, ए गुणे बी पर लगा दीजिए। एगो 15 घंटे में भर रहा है, एक 24 घंटे में खाली कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, जब भी एक टंकी भरे दूसरा खाली करे तो इनका अंतर करके नीचे रखिएगा। तो 24 में से 15 घटाएंगे तो आएगा 9, 3 से काटिए, 3 5 15, 3 3 के 9, 3 से इसको काटेंगे 8 बार में, 5 का 8 में गुणा करेंगे 5/40 यानी 40 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 घंटे का समय लगेगा टंकी को पूरा भरने में। तो उम्मीद करते हैं अभी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक काम का 3/4 भाग 6 दिन में पूरा कर सकता है, जे उसी काम का 2/1 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। इस तरह के भी प्रश्न पूछ ले जाते हैं। तो कैसे लगाते हैं, कोई के है वो 3/4 काम 6 दिन में करता है, तो टोटल काम कितने दिन में करता होगा। 3 से काट दीजिए, 2 बार में तिरछा गुणा कर देंगे, 4 दूना के 8 दिन में, यानी के जो है टोटल काम 8 दिन में करता होगा। अब उसी तरह जे का निकाल लीजिए, 2/5 काम का रहा है 4 दिन में करता है, तो 2 से काटिए, 2 बार में तिरछा गुणा कर देंगे, 2 5 10 दिन में, यानी कि जे जो टोटल काम करता है 10 दिन में करता है। दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, फार्मूला पर लगा दीजिए यही वाला, ए गुणे बी, यहाँ पे ए प्लस बी, क्योंकि मिलकर काम कर रहे हैं सब आंसर आ जाएगा। दोनों का एक बार गुणा करके लिखिए, 8 × 10 जोड़ के लिखिए 18 हो जाएगा। 2 से काटिए 9 बार में, 2 से काटिए 9 बार में, सॉरी 2 से इसको काटेंगे 4 बार में, 2 चौके 8, 2 9 18, 4 का 10 में गुणा करेंगे, 4 दाम 40 से 9 से भाग करेंगे, 9 चौके 36, 4 शेष बचा, 9 से अपने भाग दिया, 4 से 4/9 दिन में दोनों मिलकर काम कर देंगे। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी पूछ रहा है, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अभी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 800 मीटर लंबी ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसे 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। रेलगाड़ी का क्वेश्चन है, एक फार्मूला बता रहा हूँ, इसी फार्मूले से सारे रेलगाड़ी के प्रश्न लगभग 90% सॉल्व हो जाएंगे। फार्मूला है कुल दूरी बराबर, ध्यान से देखिए, कुल दूरी बराबर होता है चाल गुणे 5/18 गुणे समय बटे का, इतना आप लगा देंगे आपका आंसर आ जाएगा। कुल दूरी का तात्पर्य जितनी लंबाई देगा आपकी क्वेश्चन में पूरा जोड़ के लिखना है। जैसे 800 मीटर लंबी ट्रेन है, 1200 मीटर लंबे पुल है, तो टोटल लंबाई जोड़िएगा तो हो जाएगा 2000 मीटर। अब ट्रेन की चाल दिया है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर ये मीटर में है ये किलोमीटर में है तो आपको 5/18 लगाना है। अगर सेम रेशियो में रहेगा, जैसे ये मीटर में चाल भी मीटर प्रति सेकंड में, तो आपको 5/18 नहीं लगाना होता है, अन्यथा लगा दीजिए। बाकी यहाँ पे समय आपसे पूछा है, समय को टी मान लेते, कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 5 से इसको काट देंगे, 5 चौके 20, 1 0 40 हो गया। बाकी 6 से काटेंगे, 6 दूना के 12, 6 3 18, 2 से इसको काट देंगे 20 बार में, तिरछा गुणा होता है 20 का 3 में गुणा करेंगे तो टी का माना जाएगा 20 3 60। ये सबसे छोटी यूनिट आती है, यानी 60 सेकेंड हो जाएगा, और 60 सेकेंड को हम 1 मिनट बोल सकते हैं, तो आंसर आएगा 1 मिनट। 1 मिनट या 60 सेकेंड दोनों क्वेश्चन का सही जवाब है। देखिए ऑप्शन देखिएगा तो 60 सेकेंड नहीं दिया था, तो क्वेश्चन का सही जवाब होगा 1 मिनट। तो उम्मीद करते हैं जो रेलवे का जो क्वेश्चन आप सॉल्व किए हैं, ऐसा ही पैटर्न रेलवे ग्रुप डी में आ रहा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा कोई भी वीडियो पड़ता है तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।